दिल्ली में कोरोना काल के अंदर हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे। तभी कई इंसान प्रेमी मसीहाओं ने लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन मुहैया कराया, लोगों को खाना और राशन दिया। दिल्ली में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र बना दिल्ली 6, जो पुरानी दिल्ली के नाम से भी मशहूर है। इन्हीं समाज सेवकों में से एक चेहरा सामने आया, कुंवर शहजाद का, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए लातादाद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया और हजारों लोगों की जान बचाई। और लोगों ने इन्हें ऑक्सीजन मैन की उपाधि दे दी। कि मैं कोई ऑक्सीजन मैन नहीं हूँ। मसीहाओं की इस कहानी को पिछले साल से समझने की कोशिश करते हैं। मार्च 2020। राजनीतिक संदर्भ के अलावा भारत में लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में 2 वक्त की रोटी के इंतजाम में लगे हुए थे कि अचानक कहानी में ट्विस्ट आ जाता है जब देश में कोरोना के कुछ मामले सामने आए। भारत में लॉकडाउन का अनाउंस हुआ। संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है कि जो लोग जहां हैं वहीं रहे और सारा देश अंधकार में। लोगों को लगा कि सरकार ने लॉकडाउन किया है तो कुछ सोच समझकर और भारी इंतजाम के साथ किया होगा, लेकिन पहले ही हफ्ते में सब साफ हो गया कि बिना किसी तैयारी के सरकार ने लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाया है। पास पैसे नहीं है, मेरे पास खाने का नहीं है, ये सब बहुत परेशान हो गए। उन्होंने लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन का पालन हम लोग कर रहे हैं। तो दे देते हैं, चावल की शाम के लिए देते हैं, तो वही इनको बनाकर मैं। अब सारी जनता में एक तो बीमारी और ऊपर से अन्न को लेकर अफरा तफरी मच रही थी। उस दौरान लोगों को खाने पीने की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। नहीं पहुंचा, कोई मोहल्ले में नहीं पहुंचा, आदमी चीन के दे रहा है, यहाँ का समाज में चोर है, इसे हम बोल रहे हैं। बीमारी के इस काल में लोगों को सरकार से काफी उम्मीदें थी कि सरकार आम जनता की मदद करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 9 बजे से खड़े हैं सुबह से, रोज 4-5 दिन से आ रहे हैं, रोज वापस कर देते हैं ना। उस वक्त जनता में से कुछ लोग मसीहा बनकर सामने आए, जिन्होंने हजारों लोगों को खाना और राशन मुहैया कराया। इस तरह के बहुत सारे मसीहा भारत के हर राज्य में देखने को मिले, जिन्होंने सिर्फ इंसान देखा, ना धर्म देखा, ना जाति देखी, ना रंग देखा, और अपने पूरे मन से लोगों की मदद की। लोग इतने परेशान थे कि वो अपने घरों से दूर न जाने कहां कहां दूर दराज इलाकों में फंसे हुए थे। एक तरफ वो खुद फंसे हुए थे, दूसरी तरफ उन्हें अपने परिवार, माँ, बाप, पत्नी व बच्चों की चिंता सता रही थी कि हम इस हाल में हैं तो उनका क्या होगा। लॉकडाउन में यातायात साधन नहीं थे तो उन्होंने हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल ही की। ये यात्रा भी कई लोगों की पूरी हुई और हजारों लोग मर गए, जो कभी अपने परिवार को नहीं देख पाए और ना उनके परिवार वालों ने उनके अंतिम दर्शन किए। हम उन सभी की आत्मा की शांति की कामना करते हैं। इन सारी घटनाओं में भी सरकार दूर दूर तक नहीं थी। हाँ, लेकिन सरकार ने परेशान जनता पर जमकर लाठीचार्ज किया। यहाँ पर सरकार थी। फिर एक बार इन कठिन परिस्थितियों में जनता में से कई लोग मसीहा बनकर सामने आए और उन्होंने लोगों को घर पहुंचाने में मदद की। इसमें एक बड़ा नाम सामने आया बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद का, जिन्होंने हजारों लोगों को घर पहुंचाने में बड़ा योगदान दिया। इसके बाद लोगों ने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया। अब तक यही दिखा कि पूरे कोरोना काल में सरकार से 4 कदम आगे जनता में से कई लोग मसीहा बनकर सामने आए। साल 2021 लोगों ने फिर से अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की जद्दोजहद शुरू की और लोग अभी सभी चीजों से लड़ ही रहे थे कि अप्रैल 2021 में कोरोना की दूसरी लहर आ जाती है। सर एक बार चेक कर लो। बालाजी काहे ऐसे कैले हते? और इस बार कोरोना का कहर इतना ज्यादा था कि जिससे पूरे भारत में लाशों के ढेर लग गए।
लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में लाशों के ढेर ऐसे लगे कि अंतिम संस्कार के लिए 3-3 दिन की वेटिंग मिल रही थी। तो रोना आ रहा है यहाँ पे देख देख के, लाशें इतनी आ रही हैं, जो शव है बिगर खाना खाए हुए। अब देखो सेवादार देखो 5 दिन से जो लकड़ियाँ लगाया जा रहा है, अभी तक उसने अपने कपड़े चेंज नहीं करे। ऐसी सिचुएशन में उसकी हालत क्या होगी? बीमार भी हो सकता है वो, खत्म उसकी डेथ भी हो सकती है। यहाँ पर भी सरकार लाचार दिखी, जैसे सरकार को पता ही नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर भी आनी है। और पिछले साल के नुकसान से अब तक सरकार की कोई तैयारी नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन फोकस में था, ना कि इंसान। मैंने ऐसी सभा पहली बार देखी है, पहली बार देखी है। यहाँ पर कहानी में ट्विस्ट तब आया जब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया कहते हैं की शुरुआत है इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है, ये कहना है दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस देश में आप सिर्फ ये कहते हैं कि नमक की शॉर्टेज होने वाली है, उसके बाद नमक के लिए मारामारी मच जाती है। लेकिन अब तो बात जान की थी, ऑक्सीजन नहीं तो जान नहीं। ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं, तो कुछ मदद कर दो सर। अब दिल्ली के अस्पतालों में मौत का तांडव होने लगा। सैकड़ों लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा रहे थे। इस बार फिर सरकार का अता पता नहीं था। तो बैठे ऊपर सरकार बैठे, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, कुछ कर लो, कुछ कर लो। 3 दिन से पहले हॉस्पिटल में थे, उन्होंने कहा कि अब ऑक्सीजन नहीं है हमारे पास, अपना पेशेंट ले जाइए। एक बार फिर दिल्ली में कई इंसान प्रेमी मसीहाओं ने लोगों की जान बचाने के लिए मुफ्त ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, खाना और राशन दिया। दिल्ली में ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र बना दिल्ली 6, जो पुरानी दिल्ली के नाम से भी मशहूर है। इन्हीं समाज सेवकों में से एक चेहरा सामने आया, कुंवर शहजाद का, जिन्होंने अपनी जिंदगी की परवाह ना करते हुए लातादाद लोगों को मुफ्त में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराया और हजारों लोगों की जान बचाई, और लोगों ने इन्हें ऑक्सीजन मैन की उपाधि दे दी। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैं कोई ऑक्सीजन मैन नहीं हूँ, बहुत सारे लोगों ने ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं न्यूज़ देख रहा था, शहर के हालात बहुत ख़राब थे, जो मुझे बहुत परेशान कर रहे थे। रेस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेता किसी की। सर आपने आप सर एक बात बताइए, हमारी गवर्नमेंट कि हमारे पास ऑक्सीजन ही नहीं है। अगर हम हॉस्पिटल जाते गवर्नमेंट तो वहाँ पे सीट्स नहीं है, और अगर हम प्राइवेट में जाते तो ऑक्सीजन के अरेंजमेंट्स नहीं है। दिल्ली में चल क्या रहा है, यहाँ लोग मरेंगे, यहाँ मरने के लिए आए लोग। 2 बजे मैं कहाँ जाऊँ अपने पापा को लेकर के, लेके कहाँ जाऊँ? कलीग है, उसका कॉल आया मेरे पास और वो बहुत रो रही थी, रात के 2 बज रहे थे कि उसकी मदर हॉस्पिटल में एडमिट है कि मुझे कहीं से भी ऑक्सीजन करा दो। और मतलब ज़ारों ज़ार रो रही थी, पैसा भी था, हॉस्पिटल भी था, मगर ऑक्सीजन नहीं था। अब मैंने उस वक्त ये सोचा कि जब एक लड़की को सब कुछ होने के बावजूद जो हॉस्पिटल में है उसको इतनी प्रॉब्लम हो रही है, जिनके घर के अंदर पेशेंट्स हैं उनको कितनी ज़रूरत हो रही है। लोग सच में बहुत परेशान थे, जो देखा नहीं जा रहा था। अपनी मदर से भी एक पेपर लिख के दिया था कि इतना अमाउंट यहाँ से है, ये इसको दे रहा है, ये इससे लेना है। मैंने पूछा भी कि बेटा क्यों, मैंने कहा अम्मी लोगों इस दुनिया से रुखसत ही हो रहे हैं, भाई कब किसका वक्त आ जाए। जब हमने ऑक्सीजन बांटना शुरू किया तब बहुत सारे लोग हमारे पास आने लगे, हम उनकी हेल्प कर रहे थे, लेकिन इसके अलावा हमारे सामने चैलेंजेस बहुत थे। सबसे पहले हमारे साथ जो प्रॉब्लम थी कि हमें सिलेंडर नहीं मिल रहे थे। सिलेंडर के लिए ऐसी सिचुएशन थी, जो सिलेंडर 10,000 रुपये का बड़ा था, उसको लोग 50-50 हज़ार रुपये का बेचना शुरू कर दिया था। हम लोगों ने सिलेंडर अरेंज कहाँ से किए, अपने जानकारों से सिलेंडर लिए, कभी कहीं से सिलेंडर लिए। सिलेंडर इकट्ठा करने के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी कि हम ऑक्सीजन की लाइन में कैसे लगे। लंबी लंबी कतारें होती थी, इंसान रात को जाता था और सारे स्टेशन देखकर जहाँ मौका मिलता था वहाँ से लेके आता था 12-12 घंटे। हमने अगर आज बांटा तो अगले दिन का हमें पता नहीं होता था कि हमें ऑक्सीजन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके अंदर कई सारे लोग इन्वॉल्व थे। मैं अगर आपको बताऊं कि तुर्कमान गेट पे एक टीम थी जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, काले महल पे एक टीम थी,
वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, पहाड़ी भोजला पे एक टीम थी वो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, लाल कुएं पे टीम थी जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी, और सबका मोटिव एक ही था। कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, कोई किसी पार्टी से कनेक्ट नहीं थे, लेकिन उनका मकसद ये था कि हमें लोगों की ज़िंदगी बचानी है। सबने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडर बट्टे बंद हो चुके हैं। उस टाइम जो मेरे काम में आए वो हमारे भाई शहजाद साहब, उन्होंने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर फौरन प्रोवाइड करवाया रात के 12 बजे। मैं कुंवर शाहजाद अहमद जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने उस समय हमें ऑक्सीजन सिलेंडर फ्री में प्रोवाइड करवाया, जिस समय लोग इधर उधर किसी भी कीमत पर ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदने के लिए भटक रहे थे। ऑक्सीजन बांटने के साथ साथ हम अपने इलाके को सैनिटाइज भी करते थे ताकि कोरोना का संक्रमण ना फैले। ऊपर वाला खुद नहीं आता, किसी न किसी के रूप में आता है। कई ऑक्सीजन सिलेंडर्स हम लोग यूपी से लेकर आए, सहारनपुर से लेकर आए, कुछ ऑक्सीजन हम राजस्थान से भी लेकर आए, हरियाणा से भी लेकर आए। बहुत सारे लोग हमारे पास आते थे। एक भाई साहब तो ऐसे आए, वो गाड़ी में थे और उनकी वाइफ बहुत रो रही थी। उनको पूरी दिल्ली में वो घूमे, उनको ऑक्सीजन कहीं नहीं मिला। जब वो हमारे पास आए तो हमने बमुश्किल ऑक्सीजन प्रोवाइड किया और उनको गाड़ी में ही हमने ऑक्सीजन दिया। जब उनकी तबीयत थोड़ी सी अच्छी होने लगी तो बड़ा अच्छा लग रहा था कि वो ऑक्सीजन जो हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उससे कितने लोगों की जान बची होंगी। और हम करने वाले कोई नहीं होते, ये सब ऊपर वाला है जो हम लोगों से काम कराता है। हज़ारों की तादाद में लोग आते थे हमारे पास। उस टाइम तो दिन में 1000 से 1500 कॉल्स आती थी और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने की कोशिश करते थे। देखिए, मैं ये कहूँगा कि मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझसे लोग जुड़े, मैं ये कहूँगा कि मैं लोगों से जाके जुड़ा। और जो फंड रेज की बात है, जिसके पास जो फंड गया उसको पता होगा, लेकिन इंडिविजुअली जो मैं वर्क कर रहा था वो मेरा अपना वर्क था और अपना ज़ाती फंड से था। मैंने अपना फ़ोन कभी भी ऑफ नहीं किया इस सिचुएशन में। करते रहिए, ठीक है। थोड़ा सा जो घर में अपना ट्रीटमेंट कर रहा है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वो कहाँ से ऑक्सीजन लेकर आएगा? उनको प्रोवाइड कराने के लिए हम लोगों ने ये काम किया। लोग बड़ी उम्मीद से आते थे हमारे पास। में सिलेंडर हाथ में होता था, रोते थे कि भाई सिर्फ 2 किलो ऑक्सीजन भिजवा दो, सिर्फ 2 किलो ऑक्सीजन। हम रात को 10 बजे शुरू करते थे और तकरीबन 12 बजे तक चलता था। तो 2 बजे तक भी लोग आते थे हॉस्पिटल से, BMW से, ऑडी से, कि भैया ऑक्सीजन दे दो, चाहे 2 किलो दे दो। मतलब इतना कमज़ोर इंसान मैंने कभी नहीं देखा जितना उस सिचुएशन पे देखा। ऑक्सीजन संजीवनी था उस वक्त। LNJP हॉस्पिटल, वहाँ की डॉक्टर्स कई हमें फ़ोन करते थे कि भाई हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन दे दीजिए। BL कपूर के डॉक्टर्स, गंगाराम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, वो भी हमसे ऑक्सीजन मांगते। मैं राह का चिराग हूँ, कोई सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बिसात है काम आ रहा हूँ। बिल्कुल डर रहता है। और जब इस तरीके की सिचुएशंस हों कि कब्रिस्तान में डेली इतनी मैयतें जा रही हैं, शमशान में जगह नहीं है, लकड़ियाँ ब्लैक होने शुरू हो गई, तो डर लाजमी बात है, डर लगता था। ऐसा नहीं है कि डर नहीं लगता था, लेकिन उस डर को ख़त्म ऐसे किया कि हमने सोच लिया कि एक इंसान की अगर ज़िंदगी चली जाती है, उसकी वजह से 50,000 लोगों की जान बच जाए, तो उस आदमी का मर जाना बेहतर है। ऑक्सीजन मैन व अन्य लोग हेल्प तो कर ही रहे थे, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। फिर भी सैकड़ों लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे थे। 500 और हजार लोगों की लाइन होती थी। जो लोग आ रहे थे, वो जो लोग दुआ दे के जा रहे थे, उस दुआ ने हमें हिम्मत दे के रखा। वो जो दुआ थी ना, वो जो एक उम्मीद थी, एक आस थी, उस आस ने हमारे अंदर जज्बा पैदा किया। इस वक्त ऑक्सीजन तो बड़ी समस्या थी ही, लॉकडाउन के चलते लोगों को खाने पीने की भी समस्या सामने आई। हमने देखा कि हॉस्पिटल के बाहर जो लोग आ रखे हैं, लॉकडाउन है, खाने को नहीं मिल रहा, पानी को नहीं मिल रहा, दुकानें बंद हैं, वो लोग परेशान थे क्योंकि वो अपने पेशेंट से मिल नहीं सकते थे। लेकिन पेशेंट उनका अपना है, मोहब्बत तो है। पूरे दिन पूरी रात खड़े होते थे भूखे प्यासे। फिर हम लोगों ने अपने पास से खाना लेके गए, उनको खाना खिलाया। और आप यकीन जानिए, खाना लेते हो तो रो रहे थे, और रोने की वजह मालूम है क्या थी? उनकी जेब में पैसा था, लेकिन उस पैसे को वो इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। हम
न रात देखते थे न दिन देखते थे, बस लोगों की सेवा में लगे रहते थे। बेरोजगार हैं जो लोग परफ्यूम लगा के घर से बाहर जाते थे, जिनकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 रुपये महीना सैलरी होती थी, अपने घर का गुजारा चलाते थे। जब कहीं उनको नौकरी नहीं है, उनके लोगों ने मना कर दिया, वो कहाँ से करें? वो हाथ फैला नहीं सकते क्योंकि उनको मांगने की आदत नहीं है। आप देखिए तो सही, आप सोचेंगे कि यार ये लड़का तो बहुत अच्छा लड़का है, अच्छा कमाता है, इसको क्या ज़रूरत होगी, लेकिन आप जाके घर पे देखेंगे कि किस तरीके से गुजारा कर रहा है। राशन, खाना, ये सब हम ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढ ढूंढ के उनके घर पहुंचाते थे। तो हमारे पास कॉल्स आते हैं और जो हमारे जानकार हैं उनसे हम लोग पूछते हैं, और हमारी दो चीज़ें हम उनसे बोलते हैं कि एक तो हम पका हुआ खाना, और खाना हम वेज बिरयानी देते हैं जो हम वहाँ पे खड़े होकर खुद खाते हैं पहले, ताकि सामने वाले को लगे कि हम वो खाना नहीं बांट रहे कि जो हम नहीं खा सकते, हम खाना वो बांटते हैं जो हम खा सकते हैं। एक दौर भी ऐसा देखा, शायद वो दौर कोई और पीढ़ी देख पाए या ना देख पाए, कि लोगों के पास पैसा था, लोगों के पास सोर्स थी, लोगों की जान पहचाने थी, लोगों के पास कुर्सियाँ थी, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा था। कुछ लोग तो ऐसे भी थे कि जिनके पास पैसे भी नहीं थे रहने के लिए, और सरकार हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया। तब जिसको जैसे हुआ उसकी वैसे मदद की। हर एक इंसान ऑक्सीजन मैन बना, हर एक व्यक्ति ऑक्सीजन मैन बना, जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराई। उसको भी सलाम है जिस गाड़ी में हम लोग ऑक्सीजन लेकर आते थे। जो गाड़ी चलाता था उसकी भी अपनी मेहनत है, उसकी भी अपनी मेहनत है कि जो उसके साथ जाता था उसकी भी मेहनत है, जो ऑक्सीजन से सिलेंडर टू सिलेंडर ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करता था उसकी भी मेहनत है, उसकी भी मेहनत है, जो पैसे लगाता था उसकी भी मेहनत है, जो लाइन को सीक्वेंस लगाता था उसकी भी मेहनत है, जो सोशल मीडिया पे बात करता था उसकी भी मेहनत है, जो घर पे बैठ के दुआ करता था कि मेरे बच्चों को हिम्मत दे और ये ऐसे ही लोगों का काम करते रहे, उसकी भी हिम्मत है कि जो ऑक्सीजन लेके जा रहा था और वो लोगों को दुआ देता हुआ जा रहा था। ये एक इंसान का काम नहीं है, कोई तो है जो ऊपर बैठ के सब कुछ चला रहा है। ऑक्सीजन मैन की समाज सेवा खूब चर्चा में थी, जिसे बॉलीवुड में भी सराहा गया। ये वीडियो मैं ख़ास तौर से कुंवर शहजाद के लिए भेज रहा हूँ। जिस तरह से आपने इस महामारी, इस पैंडमिक के दौर में, इस मुश्किल दौर में, इतना मुश्किल दौर से जो हमारा देश गुजर रहा है, ऐसे में आपने जो इंसानियत की मदद की है, जिस तरह आपने ज़रूरतमंदों को ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए हैं, इंशाअल्लाह आपको आपकी इंसानियत की जज़ा ज़रूर मिलेगी। हम सब की दुआएं आपके साथ हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं आपका शाहजहान सिंह और आज ये वीडियो बना रहा हूं मैं कुंवर शहजाद के लिए, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है, ज़रूरतमंद लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवाए हैं। तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट एंड अल्लाह ख्याल रखे। ऑक्सीजन मैन ने समाज में एक मसीहा का किरदार ऐसे अदा किया कि इनके बारे में कई अखबारों में छापा गया। अब सबसे कमाल की बात ये सामने आती है कि इन सारी परिस्थिति में सरकार कहीं नहीं दिखी। जिस शख्स ने अपनी जान पर खेलकर लोगों को ऑक्सीजन मुहैया कराया, खाना पहुंचाया, हजारों लोगों की जान बचाई, वो सरकार की नज़र में गुनहगार है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं था तो जितने भी ऑक्सीजन मैन थे, इन सबको ऑक्सीजन कैसे और कहाँ से मिल रहा था? और अगर ऑक्सीजन अवेलेबल था तो सरकार ने सैकड़ों लोगों को ऑक्सीजन की कमी की वजह से क्यों मरने दिया? इस वायरस ने हमारे कई अपनों को हमसे छीना है। अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। हम ये आशा करते हैं कि कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन हर बुरी स्थिति में हर बार हमारे समाज से ही ऑक्सीजन मैन जैसे हजारों लोग मसीहा या सुपर हीरोज के रूप में पैदा होंगे।
जो हमेशा इंसानियत को बचा लेंगे। हम ऑक्सीजन मैन और सभी सच्चे समाज सेवकों को आदरपूर्वक नमन करते हैं। जय हिंद। आदमी का आदमी हर हाल में हमदर्द हो, एक तवज्जो चाहिए इंसान को इंसान की तरफ